जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैकेनिक्स का ये लेक्चर नंबर 8 लेके आए, यानी पार्ट 8। ठीक, इस पे हम लोग उसी के आगे चर्चा करेंगे। इसके पहले 7 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक, जैसे इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट किया गया कार्य W बराबर FS cos थीटा या इंटीग्रेशन x1 से x2 f डॉट dx, इसको ध्यान से समझो। यानी जो किया गया कार्य होता है आपका, उसका फार्मूला होता है W बराबर FS cos थीटा, यानी डॉट में हमेशा क्या आता है, cos थीटा। अगर आपको लिमिट दी गई, यहाँ पर ध्यान दो जरा, अगर आपको लिमिट दी गई है यानी x1 से x2, तब उसका समाकलन विधि से निकालते हैं। यानी ये आगे जो लिखा है वेक्टर f डॉट dx वेक्टर, इन दोनों का जब डॉट हटता है तब यही फार्मूला यानी W बराबर FS cos थीटा निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपको न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके आगे अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट क्या लिखा है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी ये ऊर्जा की डेफिनेशन है। यदि आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, गतिज ऊर्जा K इक्वल हाफ mv² या p² अपान 2m। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर इसमें जो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है वो होता है K इक्वल 1/2 mv²। ठीक, या इसको हाफ mv² भी पढ़ते हैं, जहाँ m होता है आपका द्रव्यमान, वो भी उसका द्रव्यमान जो कण गति कर रहा है, यानी जिसकी गतिज ऊर्जा हम लोग निकालते हैं उसका द्रव्यमान, और v हो गया वेग, यानी जो कण गति कर रहा है उसका वेग और उसका द्रव्यमान। ठीक, उसी के आगे देखो, एक आगे फार्मूला क्या दिया गया है, p²/2m। यानी जब आपसे पूछा जाए गतिज ऊर्जा का रेखीय संवेग के रूप में फार्मूला क्या होगा, तो वो होता है p²/2m, ये वाला फार्मूला ध्यान से समझो। p होता है आपका क्या, रेखीय संवेग, आगे ब्रैकेट में आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक, यानी गतिज ऊर्जा के दो फार्मूले होते हैं, एक K बराबर हाफ mv², ये कम न्यूमेरिकल में आप लगाओगे जब आपको द्रव्यमान और वेग दिया जाए, और यदि द्रव्यमान और वेग नहीं दिया गया, आपको रेखीय संवेग और द्रव्यमान दिया गया, तब आप लगाओगे K इक्वल p²/2m। आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। यानी दो फार्मूले होते हैं गतिज ऊर्जा के, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं क्या है। नेक्स्ट लिखा है, कार्य ऊर्जा प्रमेय न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम का समाकलन रूप है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा जो कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है वो न्यूटन के गति विषयक कौन सा नियम है, तो आपका आंसर क्या होगा, द्वितीय नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ये समझो। कार्य ऊर्जा प्रमेय न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है, क्योंकि न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो ये जो कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है ये द्वितीय नियम का समाकलन रूप है। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, गतिज ऊर्जा अदिश राशि है। ठीक, रेलवे वगैरह एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे क्या लिखा है, गतिज ऊर्जा कैसी राशि है, तो गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। ठीक, अब देखो ध्यान से समझो, आज हम आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक बताएंगे जिससे आप सदिश और अदिश पहचानने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये समझ लो आपका ब्रह्मास्त्र के तरीके काम करेगा। अब कैसे समझोगे इसको, देखो आपको 7 वर्ड याद रखने हैं। ठीक, ये खुद की बनाई हुई हमारी ट्रिक है, ना तो ये आपको किसी भी बुक में मिलेगी, ना कहीं और यूट्यूब चैनल पर मिलेगी आपको, यानी क्योंकि ये हमने खुद से ट्रिक बनाई है। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको लिखना है। देखो नंबर 1 में रहेगा आपका वेग। आप जो लोग नोट्स बना रहे हैं लिखते जाइए, और जो लोग नहीं लिख रहे वो भी कॉपी पेन लेकर आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। वेग, दूसरा रहेगा त्वरण, ठीक, तीसरा रहेगा बल। कुल मिला के आपको 7 लिखनी है, वेग, त्वरण, बल। चौथा रहेगा आपका आघूर्ण, ठीक, पांचवा रहेगा आपका तीव्रता, छठा रहेगा आपका विस्थापन, ठीक, और सातवां रहेगा प्रवणता। यहाँ पर छोटा छोटा लिख देते हैं, प्रवणता। अब ध्यान से समझो, ये 7 पॉइंट अगर आपने याद कर लिए तो देखो होता क्या है, आप लोग अदिश और सदिश कैसे तैयार करते हो। कुछ लोग अदिश राशियों का अलग एक टेबल बना लेते हैं, सदिश राशियों का अलग टेबल बना लेते हैं, और उनको रट्टा मारना चालू कर देते हैं। सोचो आप कितनी याद कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 50-50 दोनों तरफ, या 100-100। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए तो आपको कुछ नहीं रटना है, ये स्मार्ट वर्क है, आप बहुत आसानी से। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है वेग, सबसे पहले तो आप ये समझो ये जितनी राशियाँ लिखी हुई हैं ये सब सदिश हैं। जैसे आपका ये वेग लिखा है, फिर आपका ये त्वरण लिखा है, फिर आपका ये बल लिखा है, ठीक, आघूर्ण हो गया, तीव्रता हो गया, विस्थापन हो गया,
प्रवणता हो गया। ठीक, ये 7 वर्ण हैं। अब इसको आप हमारे साथ साथ बोलोगे, वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता, विस्थापन, प्रवणता। फिर से एक बार बोलिए, वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता, विस्थापन, प्रवणता। ये सातों राशियां सदिश हैं। दूसरा हम कॉन्सेप्ट क्या बताने वाले हैं उसको समझो। पहली बात तो ये सातों राशियां सदिश हैं और किसी के अंत में यदि ये राशियां जुड़ जाएं तो वो भी सदिश होता है। वो भी क्या होता है? सदिश। कहने का मतलब जैसे हमने आपसे कहा पहला वाला देखो यूज करना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले नंबर पे ये लिखा है आपका वेग। अब हम आपसे पूछे कि संवेग कैसी राशि है। अब देखो हमने क्या बताया, ये शब्द जहाँ आ जाए या जिसके अंत में ये शब्द आ जाएं तो वो राशियां सदिश, बाकी आपकी दुनिया में जितनी भी बची हैं वो सभी अदिश। कुछ राशियां आपकी प्रदिश भी होती हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेंसर राशि। ठीक, वैसे राशियां हम लोग ज़्यादातर 2 प्रकार की पढ़ते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बताते हैं राशियां 3 प्रकार की होती हैं। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें सिर्फ परिमाण होता है। और प्रदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें ना अदिश हों और ना सदिश हों। ठीक, जैसे जड़त्व आघूर्ण हो गया, प्रतिबल हो गया, तो ये हैं आपकी प्रदिश राशियां। ठीक, और वैद्युत धारा भी आपकी प्रदिश राशि है, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में या ज़्यादातर लोग पढ़ाते क्या है? अदिश राशि। आप 12th में पढ़ के आए होगे कि वैद्युत धारा अदिश राशि, और ऑप्शन जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो ऑप्शन में भी अदिश देता है। लेकिन अदिश और प्रदिश यदि दोनों ऑप्शन दिए गए हैं तो फिर आप प्रदिश राशि सही करके आओगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंशन। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। जब प्रदिश ना दिया हो तब आप अदिश सही करोगे। क्लियर? अब देखो यूज करना कैसे करेंगे हम लोग। हमने क्या बोला, ये वेग एक सदिश राशि है और जिसके अंत में वेग मिल जाए आपको वो भी सदिश है। जैसे संवेग, आवेग, इन दोनों को समझो आप। संवेग में अंत में वेग आ रहा है, आवेग में अंत में वेग आ रहा है, तो इसका मतलब है ये दोनों भी सदिश राशियाँ होंगी। यानी ये जो हमने 7 पॉइंट लिखे हैं इसको समझो आप गंगा जल। अब हिंदू धर्म में क्या मानता है कि गंगा जल जिस जल में मिला दिया जाता है वो भी गंगा जल बन जाता है। ठीक, हम लोगों के यहाँ मम्मी लोग क्या कहती है, जब थोड़ा गंगा जल बचता है तो घर में मतलब नल से पानी निकाल कर, यानी जो स्वच्छ जल हो उसी में गंगा जल मिला दिया जाता है, तो वो एक मानक हो जाता है कि ये पूरा गंगा जल हो गया। वैसे ही आपकी ये राशियाँ, ये जिसके पीछे जुड़ जाएंगी ये स्वयं सदिश हैं। गंगा जल से क्यों तुलना की हमने? क्योंकि ये स्वयं सदिश हैं और जिसके पीछे जुड़ जाएंगी वो भी सदिश। तो वेग सदिश राशि है, समवेग आवेग भी सदिश राशि है। उसी प्रकार आपका ये त्वरण हो जाएगा। अब जैसे बल, जितने भी राशियाँ सबकी बात करें, बल जैसे आपसे हम कह दें गुरुत्वीय बल कैसी राशि है, तो आपका आंसर आएगा सदिश राशि। क्यों? क्योंकि बल स्वयं सदिश है। देखो कुछ अपवाद होते हैं वो आप अलग से लिख लीजिए। जो लोग नोटबुक में नोट कर रहे हैं आप स्टार बना के एक पॉइंट लिखिए। विद्युत वाहक बल अदिश राशि है और प्रतिबल प्रदिश राशि है। फिर से सुन लो एक बार, विद्युत वाहक बल जो आप 12th में पढ़ के आए हो, विद्युत वाहक बल एक अदिश राशि है। उसके नीचे एक पॉइंट बनाकर लिखो प्रतिबल प्रदिश राशि है, यानी टेंशन। ऐसा हमने क्यों स्टार बना के लिखवाया आप इसको भी समझ लो। क्योंकि जो बल है आपका वो सदिश है और हमने क्या बताया रूल में, जिसके पीछे ये जुड़ जाए वो भी सदिश है। लेकिन कुछ अपवाद हैं बल में, आपको ये 2 बल अलग से याद रखने हैं। इसमें ये नियम काम नहीं करता है, बाकी हर जगह काम करेगा। क्लियर? यानी विद्युत वाहक बल अलग से आप याद कर लीजिए, अदिश राशि है, और प्रतिबल प्रदिश राशि है। बाकी कोई भी बल हो सभी सदिश है। वैसे ही आपका ये प्रवणता काम करेगा। आघूर्ण में आपको स्टार बना के एक पॉइंट लिखना है, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण एक प्रदिश राशि है, बाकी दुनिया के जितने भी आघूर्ण हैं सभी सदिश और आघूर्ण स्वयं भी सदिश। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो ये 3 आपको अपवाद याद रखने। अब देखो जैसे तीव्रता, तीव्रता में हमने आपसे कहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश हो जाएगी। चुंबकन तीव्रता कैसी राशि है? सदिश। किसी के भी पीछे तीव्रता मिल जाए सदिश, तीव्रता स्वयं सदिश। और ऐसे ही विस्थापन। आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। ये 7 पॉइंट आप याद कर लो। 3 अपवाद अलग से याद कर लीजिए, बाकी इनके अलावा जो कुछ भी दुनिया में बच रहा है वो सब अदिश है। आपको 100-200 याद करने की आवश्यकता नहीं है। वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता, विस्थापन, प्रवणता। फिर से बोलिए एक बार, वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता, विस्थापन, प्रवणता। ये गंगा जल के समान है, यानी ये स्वयं सदिश हैं।
जिसके पीछे जुड़ जाएंगे वो भी सदिश बना देंगे, लेकिन 3 अपवाद को छोड़कर, जिसमें से पहला अपवाद है आपका विद्युत वाहक बल, दूसरा है आपका प्रतिबल, ये बल में है, और आघूर्ण में है आपका जड़त्व आघूर्ण। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो हमने ये 7 राशियाँ लिखी हैं, क्योंकि जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं बाद में आप नोट्स बना लेना उसी स्क्रीनशॉट से। ठीक, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब समझो अगला पॉइंट क्या दिया। आई होप आप ये समझ गए होंगे ना, सदिश वाला टेंशन खत्म। अब ये गतिज ऊर्जा कैसी राशि, अदिश राशि। ऊर्जा कोई भी हो, ठीक, ऊर्जा आपकी अदिश राशि होती है। तो अदिश सदिश वाला हमने पॉइंट बता दिया। हमने क्या बताया, उसके अलावा जो कुछ भी दुनिया में बच रहा है। अब देखो जो हमने 7 पॉइंट लिखाए हैं, वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता, विस्थापन, प्रवणता, इसमें आपको कहीं ऊर्जा मिली नहीं मिली, इसका मतलब ऊर्जा अदिश राशि। अब चाहे गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, कोई भी दुनिया की ऊर्जा हमेशा आंसर अदिश। क्लियर हुई। उन 7 वर्ड के अलावा दुनिया में जो कुछ भी बच रहा है वो अदिश है, तभी तो ये गतिज ऊर्जा अदिश हो गई। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। अगला देखो, के बराबर हाफ mv², जो आपका ये इधर फार्मूला लिखा है हाफ mv², वही ये लिखा है, इसको v इंटू वी करके लिख दिया गया। अगला पॉइंट समझो। अगला लिखा सामर्थ्य अथवा शक्ति अदिश राशि है। फिर वही पॉइंट आ गया, हमने क्या बताया, उन 7 राशियों को छोड़कर जो कुछ भी दुनिया में बच रहा है। अब वो 7 राशियाँ कौन सी है, जिसको याद हो गया आप रिवीजन कीजिए। वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता, विस्थापन, प्रवणता। कहीं इसमें आपको सामर्थ्य मिला नहीं मिला, कहीं इसमें आपको शक्ति मिली नहीं मिली, तो अदिश राशि हो जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि सदिश में वही है और किसी के पीछे जुड़ेंगे तो वो भी सदिश हैं। अगर उसमें ये रूल में नहीं आ रहे हैं तो फिर ये अदिश हो जाएंगे, आपको अलग से रटने की ज़रूरत नहीं है। और फार्मूला क्या होता है, P बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर E, और इसी का एक दूसरा रूप होता है डेल्टा W बटे डेल्टा T। तो P बराबर W/T से निकला डेल्टा W बटे डेल्टा T, ये फार्मूला हो गया इसका। ठीक, अगला पॉइंट समझो। अगला लिखा सामर्थ्य का मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट या अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपका। यानी 1 HP का मतलब हार्स पावर, HP का मतलब हार्स पावर, 1 हार्स पावर यानी 1 अश्वशक्ति किसके बराबर होता है, 746 वाट के, और 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, तो 1.34 हार्स पावर के। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ पर समझना ध्यान से। यानी जो P का मात्रक जूल बटे सेकेंड कहाँ से आया, P बराबर क्या होता है, W/T। शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति को ही सामर्थ्य कहते हैं, तो शक्ति अथवा सामर्थ्य का मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड या वाट। तो ये कहाँ से निकल के, P बराबर W/T। W है आपका कार्य या ऊर्जा, तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, कार्य का भी मात्रक जूल, और T यानी टाइम का होता है सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड, और इसी का मिक्स रूप में क्या आ जाएगा, ये आपका वाट। अब यहाँ पर ध्यान दो जरा, ये जो अश्वशक्ति लिखा है यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझना क्या, कभी कभार पूछ लिया जाता है इसका अपोजिट, यानी 1 अश्वशक्ति बराबर 746 वाट, और कभी इसका अपोजिट पूछ दिया जाएगा 1 वाट बराबर कितने अश्वशक्ति। आपसे क्या पूछेगा, 1 वाट बराबर कितने HP, ध्यान से समझो, और पहला ऑप्शन दिया जाएगा आपको 746 HP। तो कंफ्यूज होके जल्दी से टिक मत कर देना। हो क्या रहा है आजकल एग्जाम में, आपके थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है और लड़का रट्टे में फंस जाता है। यानी 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है, लेकिन 1 वाट बराबर 746 हार्स पावर नहीं होगा, ये अपान में जाकर डिवाइड करते हैं तब उससे वैल्यू निकालते हैं। ठीक, तो जल्दबाजी में ये गलती मत करना, ज़्यादातर लोगों से गलती हो जाती है। और इधर 1 किलोवाट बराबर होता है आपका 1.34 हार्स पावर के। आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा अश्वशक्ति ब्रिटिश प्रणाली में उपयोग किया जाता था, इसका प्रयोग प्रमुखता से ऑटोमोबाइल उद्योग में किया जाता है। यानी अश्वशक्ति जो ये मात्रक है आपका, इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो ये ब्रिटिश प्रणाली में किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। आगे पॉइंट देखते हैं। लिखा है एक सामान्य वयस्क की औसत शक्ति 0.05 से 0.1 अश्वशक्ति होती है। यानी एक कोई सामान्य वयस्क हो, उसके जो अश्वशक्ति होता है यानी हॉर्स पावर में जो उसका मान होता है वो 0.05 से 0.1 या इसके बीच में होता है। क्लियर। अगला लिखा है चाबी भरी स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। अब देखो ध्यान से, नई चीज़ मिली थोड़ा और यहाँ पर समझने का प्रयास करना। देखो जो चीज़ स्थित होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा, जो चीज़ गति कर रही है उसमें गतिज ऊर्जा।
अब ध्यान से समझो, हम लोगों के घरों में जो टंकी होती है जिसमें पानी भरा होता है, आपसे पूछा जाए कि उसमें कौन सी ऊर्जा, तो अब देखो पानी स्थिर होता है तो हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी स्प्रिंग में जब हम चाबी भर देते हैं तो वो वहीं पर रुक जाती है, ठीक, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। अब हमने आपसे एक क्वेश्चन किया कि उड़ते हुए वायुयान में कौन सी ऊर्जा होती है, ध्यान से समझना। तो देखो, जो उड़ता हुआ वायुयान होता है वो पृथ्वी तल से एक प्रॉपर ऊंचाई पर रुका भी होता है, जैसे आपकी ये पृथ्वी हो गई, ठीक, और ये वायुयान उड़ रहा है, ध्यान से समझो। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई हो गई, तो पृथ्वी तल से एक प्रॉपर ऊंचाई पर ये रुका भी है, ठीक, तो ये हो गई स्थितिज ऊर्जा। अब फिर वायुयान आगे की ओर बढ़ता भी है, समझ रहे हो ना बात को। तो उड़ते हुए वायुयान में स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा दोनों ऊर्जाएं होती हैं। जो चीज़, अब देखो, वायुयान जो आपका पृथ्वी तल से एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी 1 किलोमीटर ऊंचाई पर मान लो उड़ रहा है, तो 1 किलोमीटर ऊंचाई पर वो स्थित है, तो वहाँ से हो गई आपकी स्थितिज ऊर्जा। फिर वो आगे की ओर भी बढ़ रहा है तो गति भी कर रहा है, यानी स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा दोनों होंगी। तो आप सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखो, जो चीज़ स्थिर है उसमें स्थितिज ऊर्जा, जो चीज़ गति कर रही है उसमें गतिज ऊर्जा। अगला लिखा है शून्यांकी स्थिति स्वयं चुनी गई वह स्थिति है जहाँ स्थितिज ऊर्जा शून्य मानी जाती है, यानी जो शून्यांकी स्थिति है, ठीक, ऐसे नॉर्मल पॉइंट है। जो शून्यांकी स्थिति है वह स्वयं चुनी गई वह स्थिति है जहाँ स्थितिज ऊर्जा आपकी शून्य मानी जाती है, ठीक। जल्दी से इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखो ध्यान से समझो, अगला क्या लिखा है पॉइंट, लिखा है घर्षण बल, श्यान बल, आसन्नक्षी बल है। यानी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन से आसन्नक्षी बल हैं, उनमें से 3 आपको अलग अलग बल दिए जाएंगे और एक ऑप्शन या तो घर्षण बल दिया जाएगा, एक ऑप्शन या तो घर्षण बल दिया जाएगा और या तो सन्नक्षी बल दिया जाएगा, ठीक। तो जो घर्षण बल और श्यान बल है, ध्यान से समझना, थोड़ा मिस्टेक हो गया। घर्षण बल और श्यान बल ये दोनों कैसे हैं, आसन्नक्षी बल हैं। यानी जब आपसे कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन से आसन्नक्षी बल हैं, तो आपको याद रखने हैं 2 पॉइंट, कौन कौन से, एक घर्षण बल और एक श्यान बल, ये दोनों आसन्नक्षी बल हैं। क्लियर हुआ पॉइंट। अब आगे देखो, अगला लिखा है प्रत्यास्थ बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, ये सन्नक्षी बल हैं। अब देखो, सन्नक्षी बल, आसन्नक्षी बल, इसमें ध्यान दो। जो सन्नक्षी बल होते हैं वो आपके 4 होते हैं, आपको याद रखना है कौन कौन से, प्रत्यास्थ बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल। और जो आसन्नक्षी बल है वो आए आपके घर्षण बल और श्यान बल, ठीक। तो आपको ये रटना पड़ेगा, इसका कोई और तरीका नहीं, रटने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, घर्षण बल, श्यान बल, ठीक। अगला लिखा गया सन्नक्षी बल स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। यानी जो सन्नक्षी बल होता है वो स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो सन्नक्षी बल होता है वो स्थितिज ऊर्जा के कैसी प्रवणता के बराबर होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सन्नक्षी बल जो है स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, ये आपको याद करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक। अब देखो गलती यहाँ पर क्या होती है, आगे लिखा है, गौर से देखो यहाँ पर वोल्ट, तो जैसे ही वोल्ट देखते तो वैसे ही विभव मन में आता है, समझ रहे हो ना, क्योंकि विभव का मात्रक भी तो वोल्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादातर बच्चे गलती क्या कर देते हैं, वोल्ट को देखकर विभव क्लिक कर देते हैं, विभव या विभवांतर। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, जो इलेक्ट्रॉन इसमें एक वर्ड जोड़ दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ये ऊर्जा का मात्रक, ठीक। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 1.6 10⁻⁹ जूल। अब देखो यहाँ भी कन्फ्यूजन हो सकता है, ये जो वैल्यू लिखी है यही इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है और यही प्रोटॉन का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश निगेटिव होता है, प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव होता है, लेकिन होते दोनों यही हैं। लेकिन ध्यान से समझो, जब आवेश होता है तो यहाँ पर जूल नहीं लिखा होता है, वहाँ पर लिखा होता है आपका कूलाम। क्या लिखा होता है, कूलाम। जब भी किसी चीज़ का हम लोग आवेश लिखते हैं तो वहाँ पर कूलाम, मात्रक का केवल डिफरेंस है, वैल्यू आपकी सेम है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा जाए तब आप बताओगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10⁻⁹ जूल। जब जूल लिखा हो तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ऊर्जा का मात्रक है, और जब यहाँ पर कूलाम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश होगा, ठीक। अगला पॉइंट समझो, अगला लिखा है यदि किसी निकाय की संपूर्ण ऊर्जा ऋणात्मक है तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा भी ऋणात्मक होगी। क्लियर हुआ पॉइंट। यानी कोई आपके पास ऐसा निकाय है
जिसकी संपूर्ण ऊर्जा ऋणात्मक है, तो स्थितिज ऊर्जा भी उसकी ऋणात्मक होगी। अगला पॉइंट समझो। अगला लिखा सभी प्रकार के संघट्टों यानी कोलिजन में निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। यानी सभी प्रकार के यानी दुनिया में जितने भी प्रकार के संघट्ट हैं, जो सब संघट्टों में निकाय का जो संवेग है वो संरक्षित रहता है। संवेग कैसा रहता है? संरक्षित। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन बना के कि कोई भी संघट्ट हो, क्या लिखा है? सभी प्रकार के संघट्ट, यहीं पर समझना है आपको। सभी प्रकार के संघट्टों में निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। क्या संरक्षित रहता है? यानी संघट्ट में क्या संरक्षित रहता है? तो संवेग संरक्षित रहता है। अगला पॉइंट समझो। लिखा पूर्ण प्रत्यास्थी संघट्ट में संवेग व गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। पूर्ण प्रत्यास्थी अगर संघट्ट है तो उसका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहेंगे। ध्यान दो, संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों कब संरक्षित रहते हैं? जब पूर्ण प्रत्यास्थी संघट्ट हो। उसके बाद लिखा पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग संरक्षित रहता है परंतु गतिज ऊर्जा असंरक्षित अर्थात संरक्षित नहीं रहती है। तो ध्यान क्या देना है आपको, जब पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट हो तो दोनों संरक्षित, और जब पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट हो तो संवेग संरक्षित परंतु गतिज ऊर्जा असंरक्षित। तो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट समझो कि संवेग दोनों में संरक्षित रहता है, चाहे वो पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट हो चाहे पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट हो। ध्यान से समझो बात को, यानी दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो पूर्ण प्रत्यास्थ हो और चाहे पूर्ण अप्रत्यास्थ हो, दोनों में संवेग आपका संरक्षित रहता है। लेकिन पूर्ण प्रत्यास्थ में ऊर्जा भी यानी गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है, लेकिन जैसे ही अप्रत्यास्थ होगा वैसे ही असंरक्षित। अब देखो ट्रिक बना दो, अप्रत्यास्थ तो असंरक्षित। ध्यान से समझो यहाँ पर, अगर पूर्ण अप्रत्यास्थ है तो असंरक्षित, प्रत्यास्थ है तो संरक्षित। आई होप आप पॉइंट समझ रहे होंगे। यानी जब आ वर्ड जुड़ जाए तो इधर गतिज ऊर्जा में भी आ जोड़ दो और संवेग दोनों का संरक्षित रहेगा। इससे आप कभी भी नहीं बोलोगे। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। यानी दोनों कंडीशन में संवेग संरक्षित, लेकिन गतिज ऊर्जा के लिए आपको क्या ध्यान देना, जब प्रत्यास्थ तो संरक्षित और अप्रत्यास्थ तो असंरक्षित। अगला पॉइंट लिखा है, अगला पॉइंट देखो, लिखा है यदि टक्कर के पश्चात दो वस्तुएं आपस में चिपक जाए तो उनकी टक्कर अप्रत्यास्थ होगी। यानी आपके मन में विचार आ रहा होगा कि अप्रत्यास्थ क्या होता है। तो अप्रत्यास्थ का मतलब होता है यदि कोई दो वस्तुएं आपस में टकराएं या दो वस्तुएं आपस में टकराई जाएं तो वे जब चिपक जाएं तो उनकी टक्कर को हम लोग अप्रत्यास्थ टक्कर कहेंगे या वो अप्रत्यास्थ की घटना कहलाती है। ठीक, लिखा है जब संरक्षी बल वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। ये भी ध्यान से समझो। यानी जो आपका संरक्षी बल है, कौन सा बल? संरक्षी बल। संरक्षी बल जब वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो उस स्थिति में उसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि स्थितिज ऊर्जा कब घट जाती है, तो जब संरक्षी बल पर वस्तु धनात्मक कार्य करता है। आई होप आप इतने पॉइंट समझ गए होंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे समझो। अगला पॉइंट लिखा है किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक। अब फिर से ध्यान से समझो, किलोवाट घंटा किसका मात्रक? ऊर्जा का। अब यहाँ पर टेंशन देगा आपको ये घंटा, ठीक, यानी आवर। घंटा देखकर ज़्यादातर लोग क्या समझ जाते हैं कि ये समय का मात्रक है, लेकिन है किसका? ऊर्जा का। यानी आजकल क्या दिक्कत होती है, आप ज़्यादा जब अच्छा सोचने का प्रयास करते हैं तभी कभी कभार काम बिगड़ जाता है। जैसे पिछले में क्या था, पिछले वाले में था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वोल्ट देखकर आप विभव क्लिक करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। उसके पहले इलेक्ट्रॉन लिखा है तो वो होता है ऊर्जा का मात्रा। वैसे यहाँ देखो लिखा है किलोवाट घंटा, तो वैसे घंटा देखकर आप समय पर जल्दबाजी में पहला ऑप्शन टिक मत कर देना, क्योंकि समय तो ठीक है लेकिन किलोवाट जुड़ा है, KWH। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक। और इसका एक मान भी होता है, आप याद कर लीजिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10⁶ जूल। आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लिखा है द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर या बाहर कहीं भी हो सकता है। द्रव्यमान केंद्र जानते हैं ना, द्रव्यमान केंद्र यानी वस्तु के अंदर भी हो सकता है और वस्तु के बाहर भी हो सकता है। ये नॉर्मल से पॉइंट है। आगे लिखा है निकाय का द्रव्यमान केंद्र निकाय की ज्यामितीय केंद्र से संपाती होता है। ठीक है, नॉर्मल से पॉइंट है, आप पढ़ लीजिए ऐसे। फिर लिखा है निकाय के कणों द्रव्यमानों के द्रव्यमान केंद्र के परितः आघूर्णों का योग शून्य होता है। जो यानी निकाय के जो कण होते हैं, कण अर्थात उनका जो वजन यानी द्रव्यमान, निकाय के कणों द्रव्यमानों के द्रव्यमान केंद्र के परितः आघूर्णों का जो योग होता है वो कैसा होता है? शून्य होता है। नॉर्मल सा पॉइंट है। फिर आगे लिखा जब किसी निकाय पर लगने वाले सभी बाह्य बलों का सदिश योग शून्य होता है तो द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अब इसको समझो।
कह रहा है जब किसी निकाय पर लगने वाले सभी बाह्य बल यानी सभी बाहरी बलों का सदिश योग शून्य होता है तब द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है वो नियत रहता है। मतलब समझने का क्या है कि जब सदिश योग आपका शून्य होता है तो उस स्थिति में जो द्रव्यमान केंद्र है उसका वेग नियत रहता है। ठीक, पॉइंट समझ गए होंगे। अगला लिखा है विलगित निकाय का द्रव्यमान केंद्र नियत वेग से गति कर सकता है। यानी जो विलगित निकाय का द्रव्यमान केंद्र होता है वो द्रव्यमान केंद्र नियत वेग से गति करता है। नियत वेग का मतलब होता है ना तो वेग बढ़े और ना ही वेग घटे, उसको हम लोग कहते हैं नियत वेग। आई होप आप इतने पॉइंट समझ गए होंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था आपका मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्ट 8 यानी लेक्चर 8। इसके पहले 7 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। चाहे आप एसएससी के स्टूडेंट हो या आप एयरफोर्स के हो, यानी जहां आपकी जनरल साइंस या फिजिक्स आती है उसके लिए वन लाइनर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस सीरीज़ में आपको 2500 प्लस यानी लगभग 3000 के करीब पूरी सीरीज़ में क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अब ये देखो वन लाइनर टाइप के हमने लिखे, यानी ये हो किस तरीके से लिखा गया, इसमें प्रश्न और उत्तर आपका दोनों एक ही में है। जैसे ये लिखा है विलगित निकाय का द्रव्यमान के नियत वेग से गति कर सकता है। अब इसको आप ऑप्शनल में वैसे बनाया जा सकता है कि विलगित निकाय का द्रव्यमान केंद्र कैसा गति करता है। अब ऑप्शन दे देगा नियत वेग से, नियत चाल से, इनमें से दोनों हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके वन लाइनर पॉइंट हमने किस हिसाब से लिखे हैं कि आपका क्वेश्चन और आंसर दोनों एक ही में। बस आप इनको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आसानी से आप ऑप्शन क्लिक कर पाएंगे। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए। उस लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।